हम लोग लाइव हो रहे हैं। आवाज नहीं इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन द्वारा संचालित ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की आज 9वीं कड़ी है। इसमें बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। आज का विकास विषय है कि ग्रामीण विकास के घटक एवं स्मार्ट विलेज, यानी जो कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से आयाम हैं जिससे कि स्मार्ट विलेज बनाया जा सकता है और उस स्मार्ट विलेज से कैसे ग्रामीण विकास हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो ग्रामीण विकास के लिए जो घटक की जरूरत है वह है मानव विकास से संबंधित, दूसरा है पर्यावरण विकास से संबंधित, तीसरा है सामाजिक विकास से संबंधित, चौथा आर्थिक विकास से संबंधित और पांचवा है अच्छा शासन व्यवस्था यानी गुड गवर्नेंस। तो आज के विषय में हम मात्र एक घटक की चर्चा करेंगे कि गांव का विकास करने के लिए तमाम घटकों की आवश्यकता है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे मानव विकास के घटक। मानव विकास के घटक के जो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है और उसमें मुख्य रूप से पढ़ाई, दवाई और कमाई, सरल भाषा में ये तीन चीजों की जरूरत है। पढ़ाई का तात्पर्य है वहां पर एजुकेशन लिटरेसी रेट, दवाई का तात्पर्य है स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड है, वहाँ का क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कहाँ वहाँ का क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और थर्ड जो है कमाई, इसका मतलब कि जो लेवल्स ऑफ लिविंग क्या है, पर कैपिटा इन जीडीपी कितना है, जीडीपी कितना है, या कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सेंसस की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम इसकी तुलना विश्व के दूसरे देश से भी करना चाहेंगे। सेंसस 2011 के आधार पर यदि हम देखते हैं तो हमारी जो साक्षरता दर है वह है रूरल एरिया में सामान्य साक्षरता दर जो है 72.98% है, जिसमें महिलाओं का लगभग 64% है और पुरुषों का 80-81%। तो यह 211 के आधार पर है। यदि यह केवल मैं रूरल की बात बता रहा हूँ, यदि जनरल हम कुल जनसंख्या की जो साक्षरता दर की बात करेंगे तो लगभग 74% टोटल है, 65% महिलाओं का है और 82% जो है वह है देश के पुरुषों का है। जिसमें बिहार की साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता बिहार की 2011 के अनुसार 63.82% है, महिलाओं 53% ही साक्षर हैं और पुरुष करीब 23.39% हैं। तो यह इस बात का परिचायक है कि गांव को विकसित करने के लिए शिक्षा का विकास होना जरूरी है। शिक्षा का विकास मानवीय पूंजी, उससे क्या होता है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो गांव का मानवीय पूंजी बनता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और उसके आधार पर गांव का विकास किया जा सकता है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य है इस देश का कि मात्र 65-66% ही महिलाएं साक्षर हुई है। फिर साक्षरता की यदि और बात करेंगे तो गुणवत्तापूर्ण साक्षरता भी हमारे यहाँ अभी नहीं है, क्योंकि साक्षरता की जो परिभाषा दी जाती है वह जो व्यक्ति किसी तरह से लिख पढ़ सकता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई महिला या पुरुष यदि माला ताला लिख सकता है, राम श्याम लिख सकता है, हम उसको साक्षर मान लेते हैं। लेकिन उसे थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड यदि देते हैं, यदि उसे निजामुद्दीन और साहबुद्दीन लिखने के लिए कहेंगे तो उससे शायद नहीं लिख पाएगा या पेज के एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाएगा, उसको भी हम साक्षर मानते हैं। ऐसे प्रदेश में ऐसे साक्षर जो हैं वह मानवीय पूंजी नहीं बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम मानवीय पूंजी के लिए जरूरी है गुणवत्तापूर्ण साक्षरता। थोड़ा सा आंकड़ा हम देख लें, भारत और चाइना का भी बताना चाहेंगे। आजादी के बाद 1951 में मात्र 19% ही भारत की लोग साक्षर थे, चाइना का 20% था। अब 1951 से
आज यदि हम देखते हैं 70 वर्षों के बीच भारत मात्र 74% पहुंचा है, जबकि चाइना 95% पहुंच गया है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि हमारी साक्षरता दर है वह पड़ोसी देश चाइना से कम है। तो मानवीय पूंजी का जो एक घटक है साक्षरता दर, उसमें हम काफी पीछे हैं। इसको विकसित करने की जरूरत है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं एक और शिक्षा के संदर्भ में आंकड़े हम देखेंगे। ड्रॉप आउट रेट्स भी हमारे यहाँ काफी है। बहुत जो बच्चे हैं जो प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्लास 3 के बाद छोड़ते हैं, मिडिल के बाद छोड़ देते हैं, 10th के बाद छोड़ते हैं, 12th के बाद छोड़ते हैं, और तब 12th के बाद जब होता है तो वे हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की भी स्थिति बहुत अपने यहाँ अच्छा नहीं है हायर एजुकेशन में। विशेष रूप से हम बताएंगे 2001-2 के समय में भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 10% था, जबकि शेड्यूल कास्ट 5.8% और जनजाति का 4.2%। उस समय यानी इतने लोग ही कॉलेज में जा पाते थे, हायर एजुकेशन में इन लोगों का नाम होता था। इसके बाद आज 2001 से 2000 यदि 18-19 की चर्चा करते हैं, 2018-19 की चर्चा करते हैं या 19-20 की भी आंकड़े आ गए हैं, तो देखते हैं कि लगभग 2018-19 में 26.30% ही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो पाया है हायर एजुकेशन में, जबकि शेड्यूल कास्ट का 23% और शेड्यूल ट्राइब्स का 14% है। तो जो बेसिक ग्रामीण विकास का जो घटक है, हमारी शिक्षा, उच्च शिक्षा भी हम बहुत कम कर पाते हैं, कम पाए हैं। यदि आप पड़ोसी देश चाइना को देखेंगे तो 2001-2 में चाइना में 12% था, यानी 2001-2 में भारत और चाइना के बीच, चीन के बीच बहुत कम का अंतर था। लेकिन आज 2018-19 के आंकड़े को यदि हम देखते हैं तो भारत में 26% ही है और चाइना में 51% है। यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन भारत से चाइना में ज्यादा है। वर्ल्ड का एवरेज यदि हम जानेंगे कि साक्षरता में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन यदि हम विश्व का जानना चाहेंगे तो 38.84% है, विश्व का एवरेज औसत। तो आप देख रहे हैं कि हम भारत में मानवीय पूंजी की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में नामांकन का हमारा जो दर है वह विश्व के औसत से भी कम है। तो एक कमी है, इसको भी हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है। आपका यदि आप देखें कनाडा जो विकसित देश है उसमें 70% ग्रॉस इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, फ्रांस में 68% है, पाकिस्तान जो है आपका पड़ोसी देश है उसमें तो बहुत कम है, 9% है, लेकिन सिंगापुर में 89% है, लंका में 21% है, यूके में 61% है और यूनाइटेड स्टेट में 88% है। तो खैर तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह विकसित देश है। इसी तरह से हम विश्व के और जो हाई इनकम कंट्री है उसका विश्व, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा मैं बता रहा हूँ, जो हाई इनकम कंट्री है जिसमें कि 76% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन है। लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्री है उसमें 34% है। जो सबसे कम आय वाले देश हैं उसमें 10% है और लोअर मिडिल जो है उसमें 24% है। मिडिल इनकम कंट्री है वह 37% है और अपर जो मिडिल इनकम है 53% है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस देश की आय जितनी अधिक है, प्राय कुछ अपवाद भी इसमें आते हैं जिसका कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में उस देश का अच्छा है। तो ग्रामीण जो मानव विकास की जो एक घटक है उसमें यह जरूरी है कि वहां पर मानव विकास के साथ साथ शिक्षा का स्तर और साक्षरता का दर और हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट भी अधिक होनी चाहिए। तो यह तो हो गया आपके पढ़ाई से संबंधित। हम गाँव को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दें, अच्छी पूर्ण गांव के 100% साक्षर
होने की कल्पना की जाए, जिसमें एडल्ट लिटरेसी भी आते हैं, जो चूंकि अब जो लोग 15 साल से ऊपर हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जो नहीं पढ़ सके हैं, उनको भी पढ़ाने की व्यवस्था है। और 80-82 के समय की बात हम लोगों को याद है कि वयस्क साक्षरता कार्यक्रम चला था, जिसमें लोगों को सिलेट, पेंसिल, कागज, कलम भी फ्री में दी गई थी और एक वयस्कों को साक्षर बनाने का आयोजन किया गया। तो यह तो पढ़ाई की बात हुई। दूसरी हम दवाई की बात करेंगे, यानी दवाई का तात्पर्य है हेल्थ से, हेल्थ, स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के तहत हम देखते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ जो डेथ रेट की क्या स्थिति है, बर्थ रेट की क्या स्थिति है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो इस सब के आधार पर हम दूसरे तत्व को अध्ययन करते हैं। तो एक अभी जो डाटा 2020 में आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, जो बताता है कि 107 देशों में भारत का रैंक जो है वह 96 आया है, जबकि 2019 में यह रैंक 102 था। तो ये तो ऑल ओवर ग्लोबल पिक्चर देता है, लेकिन हम थोड़ा उसे और गहराई से देखेंगे कि इसका रियल में स्थिति क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है, वह समस्या है बच्चों, क्योंकि शिक्षा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का भी में ही वास होता है। तो ऐसे परिवेश में स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होगी और हम मानव का विकास भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने भी किया है, उसका गोल नंबर 3 में उसने गुड हेल्थ की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके देश में आज भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वह विश्व के देशों की तुलना में अधिक है। यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों के बारे में थोड़ा सा हम बता देता हूँ, क्योंकि हेल्थ का बहुत बड़ा इंडिकेटर्स है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का तात्पर्य होता है 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं वे अपना बर्थडे नहीं मना पाते हैं, यानी 1 साल के अंदर वे लोग मर जाते हैं। तो वो हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसकी हम करते हैं पर 1000 व्यक्ति के ऊपर इसको हम मेजर करते हैं। तो यह भी हमारे यहाँ काफी अधिक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ 1000 बच्चा जो पैदा करती है उसमें बर्थ के समय ही जो मर जाती है मदर, वो हो गया MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दुर्भाग्य है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको यहाँ अभी भी 1 लाख बर्थ में 122 महिलाएं मर जाती है। 1 लाख बच्चे पैदा करने में 122 महिलाएं मर जाती है। और इसके बाद एक और इंडिकेटर है बहुत बढ़िया, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी बच्चे 5 साल तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। वह भी बहुत बुरा आंकड़ा है। आपके यहाँ 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 37% बच्चे 5 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सब हेल्थ इंडिकेटर्स है। हमारे यहाँ डेथ रेट है, 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 7.23 बच्चे लोग बच्चे नहीं, डेथ रेट को जनरल मापा जाता है, बच्चों से नहीं इसमें लेना देना होता है। 1000 जन्म में 7 लोग मर जाते हैं। बर्थ रेट तो ठीक है, 1000 महिलाएं जो हैं वह करीब 18 बच्चे पैदा करती हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, दोनों विश्व के अन्य देशों की तुलना में हाई है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर्स बहुत अच्छा नहीं है। जबकि आपके चाइना में 1000 में 8 ही 5 साल तक के बच्चे मरते हैं, ब्राजील में 11 हैं, जर्मनी में 4 हैं, जापान में 2 ही हैं, नेपाल में 31 है, पाकिस्तान में 67 है, लंका में 7 है, भारत में 37 है। तो ये आंकड़ों के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा हेल्थ क्या है, कैसा है भारत का हेल्थ, और उस हेल्थ के आधार पर हम पता करते हैं कि हमारा मानव विकास कैसा होगा, और उस मानव विकास से हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं। अब थोड़ा अभी
तुरंत का जो आंकड़ा आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, जो 5वीं राउंड है, इसमें बता रहा है कि भारत में लोग 21% लोग ओवरवेट हैं, ज्यादा वजन, औसत से ज्यादा वजन है। 23% लोग पतले हैं। 53% लोग एनेमिक हैं, जो कि जिनमें आयरन की कमी है, जिनका कि होमोग्लोबिन 11% से कम है। WHO ने माना है कि जिसका 11% से कम होमोग्लोबिन है, वे लोग एनेमिक माने जाते हैं। 11% हाइपरटेंशन के सफरर हैं। 100% लोग शुगर वाले हैं। आज भी 64-65% ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। एवरेज बिहार इंडिया का 90 से 92% लोग ही सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर हम देख सकते हैं। थोड़ा सा बिहार की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी 19-20 की जो आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का जो आया है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बिहार में 76% ही होता है। यानी 24% बच्चे आज भी अनट्रेंड मेडिकल स्टाफ के द्वारा ही होते हैं, जो महिलाएं गांव में हो जाते हैं, जहां पर कि TBA होता था। पहले जो दाई होती थी उसको सरकार ने TBA का नाम दे दिया है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। तो वो लोग होते हैं, लेकिन वो लोग से भी नहीं, 24% ऐसे ही हो जा रहे हैं। इसमें जो बच्चे हो रहे हैं, जिसमें कि अब न्यूट्रिशन को मेजरमेंट करने के लिए भी 3 तरीके हैं। एक हम कहते हैं स्टैंडर्ड, दूसरा कहते हैं वेस्टेज, और तीसरा कहते हैं अंडरवेट। तो मोटे मोटे रूप में एक जो होता है स्टैंडर्ड होता है, जितना हाइट है उतना वेट नहीं है, और वेस्टेज है जितना वेट है उतना हाइट नहीं है। तो दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें एक आध दिन स्पेशल न्यूट्रिशन पर रखेंगे तो इस पर बात करेंगे। और अंडरवेट है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे 0 से 5 साल तक हैं, यानी 5 साल के बच्चे तक का जो है वह लगभग 43% बिहार में स्टंटेड है, यानी हाइट बढ़ गई है, वजन कम हो गया है। और 23% वेस्टेड हैं, जिसको कि वेट ज्यादा हो गया है लेकिन हाइट कम है। और 41% बच्चे जो 5 वर्ष तक के हैं वो अंडर वेट हैं, जिनका वजन कम है। इसके साथ साथ 5 साल तक के बच्चों को यदि देखें तो एनीमिक की जो बात हम कर रहे थे, पहले तो महिलाओं की बात कर रहे थे, आज मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। 69.4% जो बच्चे हैं वो एनीमिक हैं। प्रेग्नेंट जो वीमेन्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये 63% एनीमिक हैं। और ऑल वुमेन्स जो हैं, जो 15 साल से 49 साल तक के हैं, वे 63% एनीमिक्स हैं। ऐसे परिवेश में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हेल्थ की स्थिति है, और जो मानवीय विकास के लिए एक बड़ा बाधक। तभी NSSO के डाटा आया है 5th राउंड, वह बताता है कि गांव की तुलना में शहर में लोगों का हेल्थ एक्सपेंडिचर लगभग लगभग दुगना है। 16,676 रुपए एक साल में एक परिवार स्वास्थ्य पर खर्च करता है बिहार में। और शहर में, जो बिहार के शहर है, अर्बन है, वहाँ 26,476 रुपए साल में एक परिवार खर्च करता है। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में और भी यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत में बहुत से अभी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की कमी है, हेल्थ मैन पावर की कमी है। WHO के अनुसार भारत में अभी 10,000 व्यक्ति पर 44 हेल्थ वर्कर्स हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में काफी मात्रा में हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जो वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड एवरेज है उससे कम है भारत में, और भारत का जो एवरेज है उससे कम है आपके राज्य बिहार में। तो इस तरह से हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हमने किया। इसके बाद हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, जीवन प्रत्याशा, यानी औसत उम्र मनुष्य का क्या है। भारत में 69 टू 70 एवरेज औसत है, जबकि जापान में आप देखेंगे तो 80 प्लस जा रहा है, USA में
79-78 है, लेकिन भारत में अभी 70 से नीचे है, यानी औसत उम्र भी आपका माने कम है। पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो आपसे 4 गुना ज्यादा चाइना का है। तो गरीबी रेखा की बात यदि करेंगे तो भारत में अभी जो 2014-15 के 13-14 के जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 21% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये अब हम यदि स्मार्ट विलेज की बात करेंगे, यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा बीमार रहेगा, महिलाएं स्वस्थ नहीं होगी, यदि बीमार रहेगी तो अधिक मात्रा में उधर खर्च करना पड़ेगा, परिणाम स्वरूप गांव की कल्पना कल्पना रह जाएगी। हम स्मार्ट विलेज नहीं कर सकते हैं, गांव का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवेश में जरूरी है कि गांव के विकास के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, जिसके मैंने इंडिकेटर बताया, और इस इंडिकेटर्स को विकसित करने की जरूरी है, जिसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है। जैसे आयरन की जो कमी है, जो हम अभी बता रहे थे, एनीमिया जिसे हम कह रहे हैं, गांव में 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो पालक का साग उपलब्ध है, लेकिन हम उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता है और 100-200 रुपए के टैबलेट आयरन का खा लेते हैं। तो खान पान को भी ध्यान में रखते हुए हम मानवीय विकास के तत्व को हम पढ़ाई, दवाई और कमाई की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है गांव स्तर पर भी। तो इसके साथ साथ बहुत सी बातें कहनी है। अगले बार हम पर्यावरण विकास की बात कहेंगे, सामाजिक विकास की बात करेंगे, फिर आर्थिक विकास की बात कहेंगे, और अच्छा जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, इसकी भी बात हम करेंगे। तो आज तकनीकी असुविधा के कारण बहुत सी बातें नहीं हो पाई, तो लेकिन फिर भी प्रयास किया गया और किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बातें को कवर कर लें। देखते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी भेजा है। तो हमें एक कहना ये है कि यदि गांव का विकास करना चाहते हैं, शिक्षा का विकास करें, शिक्षा के स्तर का विकास करें, क्वालिटी एजुकेशन भी दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बच्चे जो होते हैं गांव में पैदा होते हैं उसे 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, हॉस्पिटल्स में ले जाएं। इसके साथ साथ जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ है, या इन्फेंट मोर्टेलिटी डेथ है, इसको कम किया जाए। कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन सिस्टम्स हैं, इस इम्यूनाइजेशन सिस्टम को बढ़ाया जाए। माल न्यूट्रिशन फ्री चिल्ड्रेन को किया जाए, जो 5 साल के नीचे तक, मैंने बताया कि बहुत अधिक मात्रा में माल न्यूट्रिस्ट हैं, उनको माल न्यूट्रिशन की कमी है, उसको विकसित किया जाए। और जो ड्रॉप आउट रेट है, जो हमारे यहाँ बच्चे प्राइमरी से शुरू करते हैं और मिडिल से रुक जाते हैं, हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, बहुत से कारण है इसमें। इन कारणों पर भी चर्चा एक दिन किया जा सकता है। तो ये सब जो कम से कम 12 क्लास तक तो अनिवार्य सबको शिक्षा होनी चाहिए, 100% लिटरेसी होनी चाहिए, 0 ड्रॉप आउट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मानव विकास के तत्वों की चर्चा इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब जब हम चार्ट बॉक्स में देखते हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं। रजनीश ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णा गोपाल, कृष्ण मोहन झा, कृष्ण कुमार जी, धन्यवाद सभी लोगों को, आप लोगों को। बिहार में कुपोषण में अग्रणी है, मुजफ्फरपुर सबसे अधिक कुपोषित जिला है। इसमें मुख्य कारण भी कुपोषण है। देखिए, कुपोषण का कारण है, आप ठाकुर जी, बिहार की तुलना यदि आप करेंगे, गांव की तुलना करेंगे, तो शहर में ज्यादा लोग कुपोषित हैं। शहर में कुपोषण की मात्रा यदि अध्ययन के आधार पर देखा गया है तो गांव की तुलना में अधिक है। गांव में शुद्ध वातावरण मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, खाने के लिए भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन जो यदि मुजफ्फरपुर जिला में कमी है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी फूड हैबिट जो है वह गलत हो गया है। आज के बच्चे और जो माँ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या वर्किंग मदर्स हैं, वे पोषण पदार्थों का वो कम करते हैं। वे चाउमीन, चिल्ली और बर्गर और पिज्जा और गोलगप्पे पर ज्यादा जोर देते हैं, फास्ट फूड पर जो जोर देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं और बच्चों की माँ भी कुपोषित हो रही है और एडोलेंस गर्ल भी हो रही है। देखिए, न्यूट्रिशन के लिए भारत सरकार की 4 बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं गाँव में चलाई जा रही है और बहुत अधिक मात्रा में व्यय किया जा रहा है, फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। ICDS
1925 से 1975 से ICDS चलाया जा रहा है, जो आज 45 साल से चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल हैं, यानी शुरू से बीज को इतना मजबूत कर दिया जाए कि जो बच्चा पैदा होगा वो काफी मजबूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बहुत सी कमियां हैं, उस कमियां से आप लोग अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप आंगनबाड़ी वर्कर से बात करेंगे, वो CDPO को कहेगा, CDPO BDO को कहेगा, BDO SDO को कहेगा। इस तरह से चैन बना हुआ है, परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। जहाँ तक मुजफ्फरपुर जिला की बात है, मुजफ्फरपुर जिला में बहुत सी हरी सब्जियां भी हैं। 2 दिन पहले मैं खा करके भी आया हूँ। आम का बगीचा है, लीची की भी चीजें हैं जो न्यूट्रिशनल थिंग्स हैं, इसको उपयोग करके अच्छा किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर को या देश को कुपोषण से हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को नाम है। धीरज कुमार जी हैं, धीरेन्द्र कुमार जी हैं, बुधेश जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, रविंद्र कुमार जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र विचार मंच सर, बहुत बढ़िया संवाद। चलिए आप लोगों को इसको धन्यवाद, क्योंकि आज तकनीकी गड़बड़ी हुई, पता नहीं हमारी गड़बड़ी थी कि क्या, हालांकि हमारे भी मोबाइल में नेट था, लेकिन हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी रही हो, गड़बड़ रही हो। तो आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा, जो बहुत सारगर्भित प्रश्न है, इस पर घंटों बताया जा सकता है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार कौन है? हम सरकार को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि सबसे बड़ा दोषी हम हैं। हम अपने आप को माने, क्योंकि अवेयरनेस तो हो गया है कि 2 रुपए 4 रुपए पालक के साग खाकर के आयरन गेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं। फूड हैबिट जो है, पहले दाल रोटी सब्जी लोग भरपेट खाते थे। आज बच्चों को क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। जो बच्चे 3 साल 4 साल के हैं, वो सारे तमाम नामों से अवगत हो गए हैं। नाम से कैसे अवगत हो गए? उसके पेरेंट्स जो हैं, मदर हैं और फादर हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। फूड हैबिट्स गलत कर दिए हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को यदि बिहार जंक्शन से भी कुछ बोल रहे हैं, हर लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। खैर, तो इसके लिए जो डाइट लें, जो हमारा कैलोरी, इस पर कैलोरी कंजम्पशन की बात कही जाती है, एक व्यक्ति को कितना कैलोरी खाना चाहिए, तो इसमें भी भिन्न भिन्न है। समय के अनुसार, कार्य के अनुसार कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता है। यदि कोई फिजिकल काम करने वाला है, हलवाहा है, मजदूर है, तो उसे 2400 कैलोरी की जरूरत है। जो गांव में काम करते हैं, जो शहर में काम करते हैं, उन्हें 2100 कैलोरी की जरूरत थी। पुरुष के तुलना में महिलाओं को कैलोरी कंजम्पशन कम होता है। अब उसे रूप बदल दिया गया है, क्योंकि ना उतना कोई फिजिकल वर्क करने वाले गांव में है। तो अब गांव में जो वर्कर हैं या लोग काम करते हैं, उनको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए, और 1800 कैलोरी शहर में रहने वालों को चाहिए। लैक्टेटिंग मदर यदि है, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको थोड़ा ज्यादा कैलोरी की इंटेक जरूरत पड़ती है। जो सामान्य महिलाएं हैं, उनको थोड़ा कम की जरूरत पड़ती है। तो ये सब मिलकर के न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन एक दिन में नहीं आता है, यह एक ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस हैं। जो खाने पीने का लेवल, खाने पीने का स्टैंडर्ड वो आप मेंटेन रखेंगे, तो ऐसे परिवेश में हम इसे कर सकते हैं। और इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। शिक्षा के लिए जहां तक बात रही कि शिक्षा में हमें जो ड्रॉप आउट्स हैं, या हमें जो लिटरेसी रेट कम है, तो पहले तो कहा जाता था कि स्कूल नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे खेत में नहीं काम करने चले जाते हैं। अब स्कूल में तो खाना मिल रहा है, ICDS से मिल रहा है। BNP बाडवारी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, जो 3 साल से नीचे के बच्चों को दे रही है। इसके साथ साथ मिड डे मील भी चल रहा है, जो स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवार को, गरीबी रेखा से नीचे वाले को अनाज भी मिल रहा है। तो सरकार के ओर से तमाम सुविधाएं हैं, तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कुपोषण है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं यह सिस्टम फेल्योर है, और हम जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं आज वाणी को विश्राम देना चाहूंगा, और पुनः मैं जो आपका है जो टीम है, इन सभी बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो सभी टीम हैं, उन सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बधाई के लोग पात्र हैं, जो इस मंच को चला करके कम से कम समाज में छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। और छोटी छोटी बात से ही बड़ी बात होती है।
बड़ी बात भी निर्भर करता है छोटी बात पर। तो खाने पीने पढ़ने लिखने की यदि आप व्यवस्था करते हैं, विकास करते हैं, तो मानवीय विकास होगा, मानवीय पूंजी बनेगा, और मानवीय पूंजी बनेगा तो स्मार्ट विलेज बनेगा, स्मार्ट विलेज बनेगा तो फिर गांव विकास कर सकता है। अगले दिन की वक्ता की घोषणा हम बाद में करेंगे, और एक भी क्रम चलता रहेगा, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस पे, इस सब पर एक एक दिन पूरे समय देने की जरूरत है। तो पुनः सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले मंगलवार को हम आप लोगों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।